बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के हवाले से पढ़ना है। इससे पहले हमने टॉर्क पे बात की थी, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का तवाज़ुन, इससे क्या मुराद है? इफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस, अगर बहुत सारी फोर्सेस किसी एक बॉडी पे लग रही हो और फिर भी वो एट रेस्ट में हो या फिर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो दो कंडीशंस हैं। हम छोटी क्लासेस में यही समझते थे कि जो बॉडी पड़ा हुआ हो, रुका हुआ हो, वो तवाज़ुन में है। ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर कोई बॉडी एट रेस्ट में है, जिस तरह की ये बुक पड़ी है डाइस पे, ये भी एट रेस्ट में है। और इसी तरह अगर कोई गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मुराद मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, दोनों में यूनिफॉर्मनेस हो। अब आगे हम मजीद इसको देखेंगे कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस से मुराद ये नहीं होता कि उस पर फोर्स नहीं लग रही, उस पर फोर्सेस बहुत सारी लग रही होती हैं लेकिन वो कैंसिल हो रही होती हैं, उनका नेट इफेक्ट जो है वो जीरो होता है। इवन कि हम ये बताया करते हैं बच्चों को कि थर्ड लॉ का मकसद ही यही है, थर्ड लॉ कहता ही यही है कि देयर इज मिनिमम पेयर ऑफ फोर्स। थर्ड लॉ जो है वो पेयर ऑफ फोर्सेस का बताता है कि एक फोर्स नहीं होती, एक से ज्यादा फोर्सेस, कम से कम दो फोर्सेस होती हैं। जब भी किसी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो रिएक्शन होगा और एक्शन के साथ रिएक्शन फोर्स दूसरी हो जाएगी, तो दो फोर्सेस हो जाएगी। ओके जी, तो ये बेसिक डेफिनेशन होगी इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की, जो कि तमाम बच्चों को आती है और हम छोटी क्लासेस से भी इसको पढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें दो चीजें, इट मीन्स फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, चूंकि हमारे पास जो चीजें हैं, मोशन को अगर हम देखें, रेस्ट तो एक ही होता है कि चीज एट रेस्ट में है, लेकिन मोशन हमारे पास काफी अकसाम के हैं। ट्रांसलेशनल है, वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है। लेकिन यहाँ पे हम जो वाइब्रेशनल है उसको हम मेन मोशन नहीं लेते और उसको फिर SHM में एक्सप्लेन करते हैं, इसमें एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है। इसमें हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम को देखते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ये है कि आप स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं, एक बॉडी है और वो स्ट्रेट पाथ में जा रहा है और उस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। जो F किसके बराबर होता है? ma के, वो जीरो है। और याद रखें यहाँ पे नेट का मतलब सम ऑफ ma, मैस तो जीरो होता नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो a के ऊपर भी और इसके ऊपर भी वेक्टर की अलामत लगाएंगे। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई कि नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, नेट फोर्स और एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ये बात जो है दरअसल लीनियर मोशन के लिए है। दूसरा है रोटेशनल मोशन के लिए, कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है और वो इक्विलिब्रियम में है, कैसे होगा? जब अल्फा जीरो होगा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो, यानी कि उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, तो फिर उस वक्त हम कहेंगे कि नेट टार्क जो है उस पर जीरो है। इसका मतलब कोई भी चीज उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही। असल में टॉर्क ये होता है कि एक चीज घूम रही है और आप उसको बाहर से डिस्टर्ब करते हैं, उसकी वेलोसिटी चेंज करते हैं, तो वो टॉर्क होगा। इसी तरह लीनियर मोशन में भी अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है और कोई एक्सटर्नल एजेंसी उसकी रफ्तार को या डायरेक्शन को चेंज करती है, तो वो फोर्स होगी। इसी तरह रोटेशनल मोशन में अगर उसकी रफ्तार या डायरेक्शन को चेंज करती है कोई एजेंसी, तो वो टॉर्क होगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस है हमारे पास। इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं, बेटे आवाज आ रही है आप लोगों को? चलें, आज बेहतर है, कल इंशाल्लाह मजीद बेहतर हो जाएगी। कल के लिए भी हम प्लान रखते हैं, आज भी एक आध चीज मिसिंग है उसमें से, ठीक है। कल इंशाल्लाह वो इंप्रूव करेगी। अच्छा जी, अब इसमें एग्जाम्पल्स में, आ बुक लाइंग फ्लैट ऑन अ टेबल, तो किसी टेबल पे एक बुक पड़ी है तो वो इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज टेबल, ये टेबल है और इसके ऊपर आप एक बुक रख देते हैं, तो वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में किन फोर्सेस के ज़रिए असर है? डाउनवर्ड जो फोर्स है इसका वेट है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और अपवर्ड जो है ये जो नॉर्मल है या अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल फोर्स दरअसल किसके बराबर है? वेट के या फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। तो नेट फोर्स इस पे जीरो है, एक्चुअली फोर्सेस लग रही हैं लेकिन नेट फोर्स उस पर जीरो है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है जिसको हम अभी पढ़ेंगे। अ फैन रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, अगर कोई फैन है और वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो उसको भी हम कहेंगे, हाँ जी, वो ये भी उसी की एग्जांपल है इक्विलिब्रियम की। इसके बाद ट्रक मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लीनियरली मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसको भी हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में है। ये बेसिक चीज़ है, मजीद हम अभी इसकी डिटेल में जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम अभी जिस तरह हम पढ़ रहे थे, तो उसको टाइप्स की फॉर्म में पढ़ते हैं सेपरेटली। बेसिकली डेफिनेशन एक ही थी इक्विलिब्रियम, अब उसके अंदर फिर पार्ट्स हैं।
तो इक्विलिब्रियम में दो पार्ट्स हैं, बेसिकली टाइप्स हैं। पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब एट रेस्ट में इक्विलिब्रियम, यानी कि बॉडी इज सेड टू बी एन स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज एट रेस्ट। तो जब बॉडी एट रेस्ट में हो तो उसको कहते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। जिस तरह अभी मिसाल हमने दी थी, अ बुक लाइंग एट रेस्ट ऑन अ टेबल, एक टेबल पे एक बुक पड़ी है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। एग्जांपल है अ ट्रक मूविंग ऑन अ रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये उसकी एक एग्जांपल हो गई। ये टाइप्स हैं बेसिकली। अच्छा जी, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है कि आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। A body is said to be in translational equilibrium when it is moving with uniform velocity, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो फिर क्या होगा, एक्सलेरेशन जीरो होगा। ठीक है, तो उस वक्त ये जो बॉडी है ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाया जाएगा। अ ट्रक मूविंग ऑन अ रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो उसी में से ही है जो हमने अभी एग्जांपल दिया। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो, ओमेगा चेंज ना हो रहा हो। अभी बात की थी, जब ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा की वैल्यू जीरो होगी। डेफिनेटली अल्फा किस चीज के बराबर होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब चेंज ही नहीं होगा, जीरो होगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, यानी कि नल वेक्टर होगी वेक्टर फॉर्म में। अ फैन रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, जिस वक्त यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होता है उस वक्त ये इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, शुरू में जब आप उसको ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं फैन को, उस वक्त इक्विलिब्रियम में नहीं होता। नेक्स्ट, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इस पे हमने बहुत ज़्यादा बात करनी है और हमारे पास काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं जिन पे हमने बात करनी है और जिनको हल करना है। तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन होती है। मतलब आप कह तो रहे हैं ये कि इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम ये है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो या एट रेस्ट में हो। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, ये तो डेफिनेशन है। कंडीशन, हम क्या करें ऐसा कि इक्विलिब्रियम हो जाए। ठीक है, उसके लिए वो कहता है, फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इट स्टेट्स दैट द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, या नल वेक्टर के तमाम फोर्सेस का जो सम है वो नल वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इसको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है। और इसके लिए लाजमी है कि सम ऑफ ऑल अपवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाउनवर्ड फोर्सेस। इसी तरह सम ऑफ ऑल राइटवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल लेफ्टवर्ड फोर्सेस। इन केस ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, इस पर भी बात करते हैं। इन केस ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस के सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस वो भी जीरो होनी चाहिए और सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई वो भी जीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं पहले सिंपल केस में। इसमें फॉर एग्जांपल एक बॉडी है और इस पे आप फोर्सेस लगा रहे हैं। किस तरफ लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं वो F1 है, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं वो F2 है, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं वो F3 है और एक फोर्स इधर लगा रहे हैं वो F4 है। ठीक है, तो ये चार फोर्सेस लग रही हैं और ये बॉडी एट रेस्ट में है। या तो ये एट रेस्ट में है या फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब इन तमाम का जो सम है वो जीरो है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस ये भी बैलेंस कर रही होंगी और जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस वो भी जीरो होगा। ठीक है, लाजमी तौर पे, यानी कि इधर एक फोर्स लग रही है तो वो फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन की है, तो दूसरी तरफ जो फोर्स लग रही है वो भी 10 न्यूटन की होगी। कन्वेंशन है कि हम राइटवर्ड फोर्सेस को क्या लेते हैं, प्लस में, और जो लेफ्टवर्ड है उसको माइनस में। तो अब इन दोनों को अगर हम जमा करें तो रिजल्टेंट एक्स एक्सिस का जीरो आएगा। इसी तरह वाई के अलोंग इसको हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल 15 न्यूटन है, ये प्लस में आ जाएगा और F4 जो है वो माइनस 15 न्यूटन है, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग फोर्सेस का सम जो है वो नल वेक्टर होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि एक फोर्स ही एक को बैलेंस कर रही है, एक से ज्यादा फोर्सेस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 10 न्यूटन की नहीं है, एक और फोर्स भी इस तरफ लग रही है, ये दोनों मिलके इसको बैलेंस कर रही हैं। ये 8 न्यूटन की थी और ये 2 न्यूटन की थी, तो इस तरह से। तो अब हम कहेंगे कि लेफ्ट साइड पे दो फोर्सेस एक्स एक्सिस की और राइट साइड पे एक फोर्स, ये दोनों मिलके कैंसिल कर रही हैं, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, राइट साइड वाली कितनी है F2 कहेंगे और लेफ्ट वाली कितनी है प्लस F1, और इसको मैं कह देता हूं फॉर एग्जांपल दिस इज फोर्स F5। ठीक है, तो F5 कर लें।
अब इनकी हम बेसिकली मैग्नीट्यूड्स लिख रहे हैं, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी 10, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है -8 और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है -2। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आ गई है 0 के। ठीक है, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड हमने देखी है इसकी, वी शुड डिस्कस कि हमने इस वक्त अभी मैग्नीट्यूड देखी है। डायरेक्शन भी बराबर ही हो रही है, जाहिर है ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो भी है, लेकिन यहाँ पे हमें लिखते हुए साथ पे डायरेक्शन भी लिखनी चाहिए। हाँ, x के लॉन्ग है तो फिर 10i इधर हो गया और उस तरफ कितना -8i और इधर कितना होगा -2i। चूंकि ये भी x एक्सेस की तरफ है वो भी दोनों x एक्सेस की तरफ है, तो इस वजह से ये कितना आ जाएगा 0 और साथ क्या आ जाएगा i हैट, तो ये एक नल वेक्टर बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से तो y एक्सिस के लॉन्ग भी यही होगा। अगर फॉर एग्जांपल फोर्सेस टेढ़ी लग रही हैं, साइड पे लग रही हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको फिर कंपोनेंट्स बनाने होंगे। अगर फोर्सेस साइड पे लग रही हैं फिर आपको कंपोनेंट्स बनाने होंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल ये मैस है, इस पे एक फोर्स लग रही है, ये तो x एक्सिस हो गया, इस पे एक फोर्स लग रही है इस तरफ और एक फोर्स लग रही है इस तरफ। ठीक है, ये जो फोर्स है इसका नाम F1 है और ये जो फोर्स है इसका नाम F2 है, और ये जो एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ फॉर एग्जांपल 30 है, ये भी 30 है। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, और एक इस मैस का जो है वो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, फॉर एग्जांपल वेट है वो 10 न्यूटन का। ठीक है, अब हमें इसकी जो है वो कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करना होगा। कैसे? ये F1 है, इसके प्रोजेक्शन ड्रा करें x एक्सिस पे, तो ये जो होगा एक कंपोनेंट है और ये दूसरा कंपोनेंट है। ये कौन सा कंपोनेंट है? आओ सर आओ। तो ये जो कंपोनेंट है f cos ऑफ 30 F1 और ये जो कंपोनेंट है F1 sin ऑफ 30। इसी तरह इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, कौन कौन से? एक जो है वो F2 cos ऑफ 30 और एक जो बनेगा वो कौन सा? F2 sin ऑफ 30। कूलिंग जा रही है हमारी। हाँ जी, ये लो। आज कमरा चेल हुआ से आओ तो पता चलता है। हाँ, अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने कंपोनेंट्स के साथ इनको ऐड करना है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस, तो उसको कैसे देखेंगे आप कि आपके पास x की तरफ क्या है F1 cos ऑफ 30 माइनस ये उस तरफ है इसलिए F2 cos ऑफ 30। ठीक है, तो ये लाजमी 0 होना चाहिए अगर ये इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह y के अलोंग कौन से हैं? सम ऑफ ऑल अलोंग y एक्सिस कौन से हैं? हाँ जी, F1 sin 30, F2 sin 30। F1 sin 30 भी अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव लिया जाएगा, F2 sin 30 भी अपवर्ड है, ये भी पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, और वेट जो है वो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव लिया जाएगा, तो इनका सम जो है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये है एक्चुअली केस कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग x एक्सिस या फिर सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस along x axis should be 0. Similarly, sum of all components of y axis along all components of y should be 0. तो ये है। अच्छा जी, तो कन्वेंशंस अभी हम पढ़ रहे थे। राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव हैं, लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव हैं, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव हैं। ठीक है, ये कन्वेंशन है। ये उसी तरह जिस तरह हम कल टॉर्क की बात कर रहे थे कि टॉर्क किस वक्त पॉजिटिव होगा, ये कन्वेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज नेगेटिव लेंगे। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इट स्टेट्स दैट द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सम ऑफ ऑल टॉर्क्स का जो सम है वो 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि नल वेक्टर हो। यानी कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क्स। कि अगर किसी बॉडी को आप घुमा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि ये 1 मीटर रॉड है, ठीक है, और इसको हम एक वेज के जरिए पिवट पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड। तो वजह क्या है कि इस साइड पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो F1 और ये जो साइड R1 है यहाँ वाला, ये दोनों का प्रोडक्ट बराबर है। इस साइड पे ये पूरी रॉड, ये साइड वाली जो रॉड है इसकी फोर्स जो डाउनवर्ड है और ये जो फासला है R2, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, सॉरी, यानी कि इन दोनों का, तो इस तरफ वाला टॉर्क और इस तरफ वाला टॉर्क ये दोनों बैलेंस कर रहे होंगे। इस वजह से ये जो रॉड है यहाँ पे इस पिवट पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो अब इसमें अगर फर्ज करें
ये फोर्स इस रॉड को नीचे खींच सकती है, तो फिर क्या होगा, ये इस तरफ घूमेगी और इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क। और अगर ये फोर्स ज़्यादा है और ये उसको इस तरफ घुमा सकती है, इस तरफ बंदा बैठा है और उसका वजन ज़्यादा है और ये उसको घुमा सकती है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ना ये साइड नीचे आती है ना ये साइड नीचे आती है, तो इसका मतलब टॉर्क ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है, R2 into F2, और क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है, R1 into F1, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में आप देखें इसको, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो फिर ये इक्विलिब्रियम में होगा। अगर सेम नहीं है, एक तरफ ज़्यादा है टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ज़्यादा है और इस तरफ वाला जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो कम है, तो फिर इसने इस तरफ घूमना है और फिर इक्विलिब्रियम नहीं होगा उस लम्हे जब ये ट्विस्ट कर जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं कि टॉर्क एक साइड का ज़्यादा हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ज़्यादा हो सकता है, क्लॉकवाइज ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चाहिए कि जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क्स का सम 0 हो जाए उस वक्त ये इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, ठीक है। इसके साथ नेगेटिव नहीं आएगा, किसके साथ, R1 मल्टीप्लाई बाय F1, नहीं वो जब क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा, नहीं वो आप जब नहीं वो जब आप यूं लिखेंगे ना, टॉ नेट इज इक्वल टू टॉ एंटी क्लॉकवाइज प्लस, हाँ माइनस आएगा, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस टॉर्क ऑफ क्लॉकवाइज, फिर यूं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये नेट टॉर्क 0 हो गया है तो फिर आप क्या लिखेंगे, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज माइनस टॉर्क क्लॉकवाइज, और फिर आप लिखेंगे टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम। और ये अच्छा जी, अब इसकी जो कन्वेंशन है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और जो नीचे क्लॉकवाइज लिखना था, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। अच्छा, तो अभी हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी। इसके अलावा जो इक्विलिब्रियम की स्टेबिलिटी के लिहाज से जो टाइप्स हैं वो 3 हैं हमारे पास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बेस पे जो स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं, तो एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो उसकी एक एग्जांपल है क्या, फॉर एग्जांपल ये एक कर्व्ड डिश है और इसके अंदर आप एक बॉल को यहाँ पे छोड़ते हैं तो वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है। आप उस अच्छा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, यहाँ पे है। आप इसको उठा के यहाँ पे भी ले आएंगे तो इसने यहाँ पे टिकना नहीं है, इसने यहाँ नहीं रुकना और इसने फिर से यहीं पे आ जाना है, ठीक है। इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें आप किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी जगह से हिलाएं लेकिन वो वापस अपनी जगह पे आ जाए, ठीक है, उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप इसको लेफ्ट राइट साइड पे ले जाएं या राइट साइड पे ले जाएं, इसने फिर यहीं पे आ जाना है, ठीक है। और इसमें दूसरी निशानी ये है कि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये सरफेस के जितना ज़्यादा करीब होगी, जितना लो होगी, उतना ये स्टेबल रहेगा। ये स्टेबल होने की निशानी है। नहीं, बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम खुद चेंज नहीं कर रहे, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, लोकेशन उसकी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उस बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही है, हम उस बॉल को जब डिस्प्लेस करते हैं, यानी कि सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप या डाउन होता है, तो उससे फर्क पड़ता है स्टेबिलिटी में, ठीक है। स्टेबिलिटी में फर्क पड़ेगा जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सरफेस से अपवर्ड या डाउनवर्ड करेंगे, ठीक है, लोअर या हायर, तो उससे स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। इस तरह से इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो इसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम कि आप बॉल को जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको डिस्प्लेस करते हैं, सरफेस से अप ले जाते तो वापस आ जाए, तो ये जो है स्टेबल है। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी लो होती है, यानी कि हाइट लो होगी, स्टेबल भी लो पे ही रहती है। अच्छा, हाई में क्या है कि इसी डिश को आपने उल्टा कर दिया और यहाँ पे बॉल रख दी, ठीक है। अब ये यहाँ पे नहीं रुकेगी, या ये लेफ्ट चली जाएगी या राइट चली जाएगी टू गेट स्टेबिलिटी, ठीक है। इसको थोड़ा सा भी आप खिसका दें, इसने लेफ्ट पे या राइट पे चले जाना है, तो ये अनस्टेबल कंडीशन है, तो इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कि ये एक बॉल है सड़क के ऊपर, आप इसको यहीं रखें, आप इसको इधर मूव कर जाएं, आप इसको इधर मूव करा दें, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लेवल है वो सरफेस से सेम हाइट पे है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, इसके इक्विलिब्रियम में भी कोई चेंज नहीं आया, इसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यही चीज़ इसमें भी है। इसमें आप देखें, बेस ज़्यादा होने की वजह से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पे लोअर्ड भी है और बेस का भी उसमें रोल होता है, ठीक है। आगे भी हम पढ़ेंगे कि बेस का बहुत रोल है स्टेबिलिटी में। अच्छा, तो ये स्टेबल है जबकि ये अनस्टेबल है। इसको आप, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी और दूसरा बेस जो है इसकी वो अटैच नहीं है फुली।
तो ये अनस्टेबल की कंडीशन है कि इसको थोड़ा सा भी आप अगर फर्ज करें एक लम्हे के लिए यहाँ पे रुक भी गई है तो आप हिलाएंगे तो ये लेफ्ट पे चली जाएगी या राइट पे चली जाएगी। तीसरा है ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है। अब आप इसको फोर्स लगाएं ऐसे तो इसको ये खिसकती जाएगी आगे, जहाँ पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने यहीं ही रहना है, ठीक है। तो आप उसको स्लाइड कराते जाएं तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपने लेवल से ऊपर या नीचे नहीं हुआ है, ठीक है। ये तीसरा भी ऐसे है।